अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अबाउट आवर कंट्री और आज हम पढ़ेंगे द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। Pakistan and the world. Member of the United Nations and also regional bodies like the SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. अब Pakistan is a member, यानी कि we are also a part of the United Nations. United Nations की जितनी भी countries हैं, उनमें से एक country पाकिस्तान भी है। United Nations Organization एक ऐसी organization है जो world wide ऑपरेट करती है, मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट करती है और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मसले सॉल्व करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा हम मेंबर हैं सार्क के। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये भी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले मसलों को हल करवाती है और इसके अलावा भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत से इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के होने से क्या होता है कि जो मुख्तलिफ ममालिक होते हैं उनके आपस के जो रिश्ते होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो बेहतर होते हैं। अगर दो ममालिक के दरमियान जंग हो जाती है तो ये उस जंग को सॉल्व करने में या ख़त्म करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक रीजन जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व करने के लिए ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं। Also a member of the OIC, Organization of Islamic Cooperation. मैंने आपको पहले बताया कि हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। इसके अलावा हम सार्क के मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके अलावा हम किस चीज़ के मेंबर हैं? वी आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, इसीलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है। Being part of these international bodies helps in discussing and solving problems that may arise from time to time. अब इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर होने का क्या फ़ायदा होता है? They help in discussing and solving problems that arise from time to time. तो पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पैदा होने वाले मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हो और आपके मुल्क में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई दूसरी कंट्री आप पे हमला करने के बारे में सोचती है या आपकी कंट्री में ज़लज़ला आ जाता है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो जाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हेल्प करती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, जो दूसरे ममालिक जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि आप ऑल टुगेदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हो। ये ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि अगर दो ममालिक के दरमियान कुछ मसाइल हैं तो उनको सॉल्व कराया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है और कोई थर्ड पर्सन आकर आपका मामला सॉल्व करवा देता है, बिल्कुल इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑपरेट करती हैं एज अ थर्ड पर्सन। यानी कि अगर आपका किसी के साथ कुछ मसला हो गया है तो ये उसको सॉल्व करवाने में हेल्प आउट करेंगी। इसके अलावा अगर आप पर कोई ऐसी मुश्किल आ गई है जैसे ज़लज़ला आ गया है या सैलाब आ गया है या जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको हेल्प आउट करती हैं, ये आपको प्रॉब्लम्स के सलूशंस बताती हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल एड भी चाहिए होती है तो कभी कभार ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हैं। People from all over the world come here for official trips, business and tourism. अब वो आपको बता रहा है कि पूरी दुनिया से हमारे मुल्क में लोग आते हैं ऑफिशियल ट्रिप्स के लिए, यानी कि अगर उनको अपने ऑफिस का कोई काम होगा तो वो उस ट्रिप के लिए भी आ सकते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बाकी ममालिक की तरह मुख्तलिफ चीज़ों के ऑफिसेज भी मौजूद हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप अमेज़ॉन को ले लो या अली बाबा या कोई भी ऐसी फर्म जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रही है तो उसका एक न एक ऑफिस पाकिस्तान में भी होगा। देन बिजनेस, इसके अलावा बिजनेस ट्रिप्स के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे आके लोग बिजनेस करते हैं। एंड टूरिज्म, और हमारे मुल्क में टूरिज्म भी काफ़ी है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जो आप घूम फिर सकते हो, जहाँ आप रह सकते हो। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, एंशियंट बिल्डिंग्स जो बहुत पुरानी हैं, फेमस हिस्टोरिकल साइट्स, ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जगह हैं जो कि आपको हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, एंड बिल्डिंग्स, एंड देयर आर बिल्डिंग्स जिनसे हिस्ट्री का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, जैसे मीनार पाकिस्तान को ले लो। अब ये एक ऐसी बिल्डिंग है, या आप कह सकते हो कि एक ऐसी निशानी है उस वक्त की जिस वक्त पाकिस्तान बना था। सो पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज बीन गुड एट स्पोर्ट्स। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे कि इमरान खान हो गया, शाहिद आफरीदी, फिर जहांगीर खान, स्क्वॉश के प्लेयर्स हैं, हॉकी के प्लेयर्स हैं, और भी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जिनके डिफरेंट प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। वी ऑल्सो एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू मैनी कंट्रीज। और क्योंकि हमारे मुल्क में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनता है, खेलने का जो सामान बनता है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं। अब नॉर्मली आप वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो जो कि आपके मुल्क में या तो बहुत अच्छी बनती हैं या वो फिर रेयर हैं दूसरे मुल्कों में, यानी कि उनमें कमी है उस चीज़ की, तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हो क्योंकि प्रॉबेबली वो चीज़ आपके मुल्क में ज़्यादा बनती होगी या ज़्यादा तादाद में मौजूद होगी। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और हम ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में भी भेजते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विच पाकिस्तान इज अ मेंबर। तो आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताना है जिनके हम मेंबर हैं। तो इस बारे में हमने बात की। वी आर अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ मेंबर ऑफ सार्क, एंड वी आर अ मेंबर ऑफ OIC। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर्स दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट टू पाकिस्तान। कि ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में टूरिस्ट आते हैं। तो हमने बिल्कुल अभी बात की थी दैट देयर आर हिस्टोरिकल साइट्स, बहुत सी हिस्टोरिकल जगह हैं जहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं, एंड देन देयर आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे बादशाही मस्जिद है, जैसे मस्जिद वजीर खान है। ये कुछ मस्जिदें हैं जो लोग देखने आते हैं। Now we are going to read the heading A Nuclear Future. Nuclear Future में क्या बात हुई है? पाकिस्तान is the first Islamic country to have developed a nuclear facility. यानी कि हम वो पहला इस्लामी मुल्क थे जिन्होंने डेवलप की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। हम ऐसा पहला इस्लामी मुल्क थे। Pakistan tested its nuclear capability at Chaghi in Balochistan in May 1998, but Pakistan is committed to the peaceful use of nuclear energy. अब इस बात का क्या मतलब है? हमने पहली दफ़ा जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स थे वो कब किए? हमने किए मई 1998 में, और किए किस जगह पे किए? चागी इन बलोचिस्तान में। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है इसकी एक वीडियो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो आप जाके देख सकते हो कि मई 1998 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो किस तरह के थे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि कैसे वो टेस्ट किए गए थे एंड हाउ एवरीवन वाज रियली हैप्पी। बट पाकिस्तान इज कमिटेड टू द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन अगर हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी करेंगे या हम जब दिल चाहे इस एनर्जी का यूज़ करेंगे। वी आर कमिटेड टू द पीसफुल यूज़ ऑफ दिस एनर्जी, यानी कि हमने ये कमिट किया है, हमने इस बात पर अहद लिया है कि हम इस एनर्जी का कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे जब तक कि बहुत ज़्यादा मजबूरी ना बन जाए। हम इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे मुल्क को अपनी इस कैपेबिलिटी की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। Now let's move towards our next heading, that is public goods and services. Benefits provided to every citizen by the government. So what are public goods? These are the benefits जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं टू एवरी सिटीजन बाय द गवर्नमेंट, जो हुकूमत की तरफ से हमारे हर सिटीजन को, हमारे हर शहरी को प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी
सरकारी अस्पताल में चले गए हो और आप वहाँ की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हो, तो दैट इज़ अ पब्लिक गुड। फिर आप रोड्स यूज़ कर रहे हो, ब्रिजेस यूज़ कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये सब कुछ क्या है, दीज आर द पब्लिक गुड्स जो कि आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। Their use by one or more citizens does not reduce their availability to others. यानी कि अगर कोई और सिटीजन इनको यूज़ कर रहा है, वन और मोर सिटीजन्स आर यूजिंग इट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सिटीजन्स इनको यूज़ नहीं कर सकते। ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कि सारे सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, ये किसी एक सिटीजन के लिए नहीं होती। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हमने बात की पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज की, और अब हम बात करेंगे प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज की। प्राइवेट गुड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन बट ओनली टू दोज हु पे फॉर देम। जब हमने पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा कि ये ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि हर सिटीजन को अवेलेबल होती हैं और ये आपको आपकी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन प्राइवेट गुड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, ये हर किसी के लिए नहीं होती, बट ओनली टू दोज हु पे फॉर देम, बल्कि प्राइवेट गुड्स सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो कि इसके लिए पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी के पास बाल कटवाने गए हो तो आप पहले पैसे दोगे, फिर आपके बाल काटे जाएंगे। सो दिस इज अ प्राइवेट गुड जिसके लिए आप अलग से पे करते हो। इसी तरह अगर आप किसी जगह जाकर किसी फैसिलिटी का यूज करते हो, जैसे अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है और आप उसके लिए पैसे देते हो, तो दैट इज अ प्राइवेट गुड, मतलब आप उसके लिए पे करते हो, तब जाके आपको वो फैसिलिटी मिलती है, बगैर पैसों के आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। Now there is a question in your book, question number 9, differentiate between private and public goods, give one example of each। उसने आपको कहा है कि प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में डिफरेंशिएट करना है और दोनों की एक एक एग्जाम्पल देनी है। तो हमने अभी बात की कि पब्लिक गुड्स जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, और अगर वो किसी एक सिटीजन को दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे सिटीजन को नहीं दिए जाएंगे, बट दे आर फॉर एवरीवन। प्राइवेट गुड्स की हमने बात की कि ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसके लिए पे करते हैं। दोनों की एग्जाम्पल्स पे भी हमने बात की। अगर पब्लिक गुड्स की बात की जाए तो यूज ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ आ जाता है पब्लिक गुड में। और अगर आप प्राइवेट गुड्स की एग्जाम्पल लेना चाहो तो फिर अगर आप किसी के पास बाल कटवाने जा रहे हो या आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, ऑल ऑफ दिस इज प्राइवेट गुड। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।